और इस पूरे मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रमेश जोशी हैं, अतिरिक्त अधीक्षक है एमबी अस्पताल उदयपुर के, और इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं जयराम पलसानिया, प्रवक्ता हैं सरपंच संघ राजस्थान के। सबसे पहले हम रुख करते हैं डॉक्टर रमेश जोशी का और उनसे समझते हैं कि आखिर जिस तरीके से गांव के अंदर कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसको किस तरीके से रोका जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, कैसे रोका जाए गांव के अंदर जो संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है उसे? डॉक्टर रमेश जोशी, मेरा सवाल आपसे है कि गांव में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण अब बढ़ने लगा है, कोरोना का संक्रमण गांवों तक पहुंच चुका है, उसको किस तरीके से रोका जाए? चलिए, शायद डॉक्टर रमेश जोशी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम हमारे दूसरे जो मेहमान हैं जयराम पलसानिया, प्रवक्ता हैं सरपंच संघ राजस्थान के, और उनका रुख करते हैं। जयराम पलसानिया जी, आप ये बताइए कि गांव में आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से पिछली बार पहली लहर के अंदर जब गांव कोरोना से अछूते थे, तो इस बार दूसरी लहर के अंदर गांव में कोरोना का संक्रमण कैसे पहुंच गया? आखिर क्या वजह आप इसके पीछे मानते हैं? इसके पीछे सर मुख्य बात यह है कि पिछली बार सरपंचों ने इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी, और गांव में जो कोर ग्रुप कमेटी बनाई गई उसमें पिछली बार सरपंच को मेंबर बनाया गया था। सरपंच पिछली बार बहुत ज्यादा एक्टिव थे, सरपंचों की ही वजह से कोरोना गांव में फैलने से रुका था। अब की बार सरकार ने कोर ग्रुप कमेटी से सरपंच को अलग कर दिया है, और सरपंच जो भी सुझाव दिया है सरपंचों ने सरकार को, इसके लिए सरकार ने उसकी अनदेखी की है। अभी 23 तारीख को सरपंच संघ ने सुझाव दिया था कि आप संपूर्ण लॉकडाउन कीजिए, और यही संपूर्ण लॉकडाउन की वजह से कोरोना संक्रमण रुक सकता है। शादी विवाहों पर रोक लगाइए। गांव में जो संक्रमण है उसका मुख्य कारण शादी विवाह में संख्या ज्यादा होना और लोगों को संपूर्ण लॉकडाउन की नहीं होने की वजह से आवाजाही भी ज्यादा हुई है, तो इस वजह से बढ़ा है। यदि गांव में संक्रमण सरकार को रोकना है तो सरपंचों को कोर ग्रुप कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए और गांव की सीमाएं सील की जाए। पिछली बार हमने सीमाएं सील की थी। जो बाहर से व्यक्ति आ रहा है, चाहे वो दूसरे जिले से आ रहा है, राज्य से आ रहा है, विदेश से आ रहा है, उस व्यक्ति को स्कूल में क्वारंटाइन किया जाए, और स्कूल में जो व्यवस्था है उसकी साथ पिछली बार हमने सारी व्यवस्थाएं स्कूल में हमने संभाली थी। जो भी व्यक्ति बाहर से आया था उसको हमने स्कूलों में क्वारंटाइन किया, उसका जो खर्चा था वो भी हमने वहन किया था। इस वजह से गाँव में संक्रमण रुका था। अब की बार ये सारी व्यवस्थाएं नहीं हो रही है, इस वजह से संक्रमण फैल रहा है। सरकार को चाहिए कि गांव की सीमाएं सील करे, सरपंच को कोर ग्रुप कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए और एक पुलिसकर्मी उसको दिया जाए। एक गांव के लिए पुलिसकर्मियों की संख्या यदि कम पड़ती है तो आरएसी दी जाए, आरएसी भी कम पड़ती है तो आर्मी की इसमें सेवाएं ली जाए। जब तक गांव में सीमाएं सील नहीं की जाएंगी और सरपंच को कोर ग्रुप कमेटी का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा, जब तक के क्वारंटाइन सेंटर विद्यालयों में नहीं रहेंगे, तब तक गांव में संक्रमण रुकने वाला नहीं है। और शादी विवाहों में भी बिल्कुल इस रोक लगनी चाहिए। इसके अलावा यदि मृत्यु होती है तो दाह संस्कार में भी 5 व्यक्तियों से ज्यादा पे सरकार को रोक लगानी चाहिए, तभी जाकर के गांव में ये कंट्रोल हो सकेगा, अन्यथा ये कंट्रोल नहीं होगा। जयराम पलसानिया जी, आप कह रहे हैं कि कोर ग्रुप का जो अध्यक्ष है वो सरपंचों को बनाया जाए। मान लिया कि सरकार ने आपको कोर ग्रुप का अध्यक्ष नहीं बनाया, तमाम सरपंचों को, आप जैसे जो सरपंच उनको नहीं बनाया, लेकिन आपकी भी तो कोई नैतिक जिम्मेदारी बनती होगी कि गांव में संक्रमण रुके, उसके लिए आप लोग अपने स्तर पर भी कोई काम करें, या फिर सिर्फ आपको कोर ग्रुप का अध्यक्ष बनना है पहले? नहीं, हम काम कर रहे हैं सर उसके लिए, लेकिन उस कोर कमेटी ग्रुप में यदि हम रहते हैं तो उसके अंदर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भी हमारे कहने में चलते हैं। यदि कोर ग्रुप कमेटी में हम नहीं रहते हैं तो उनको हम कोई भी दिशा निर्देश देते हैं तो वो काम नहीं कर पाते। बाकी ऐसे तो हम लोग पूरी हमारे हिसाब से काम कर रहे हैं। हम जो भी कोई व्यक्ति संक्रमित होकर आता है उसके पास हम जाते हैं, उसको समझाइश भी कराते हैं, उसको होम आइसोलेशन की भी पूरी पालना कराते हैं। लेकिन गांव में होम आइसोलेशन की जो पालना है वो कर नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं वो गांव अभी हमारे एक कोरोना संक्रमित आया है और उसने है ना, जो अभी उसका जो पोता था वो आ गया, उसकी वाइफ आ गई। यदि उसको स्कूलों में क्वारंटाइन किया जाता है या स्कूलों में रखा जाता है या अलग स्थान पे रखा जाता है तो उस परिवार संक्रमित नहीं होता। तो ये व्यवस्था तो सरकार करेगी ना सर। जयराम जी, हमारे हाथ जयराम पलसानिया जी, तो आप लोग
जयराम पलसानिया जी, आप लोग अपने स्तर पर भी तो गांव के अंदर समझाइश कर सकते हैं। आप सरपंच हैं, आप जैसे बहुत सारे सरपंच हैं ग्राम पंचायतों में, तो ग्राम पंचायत तो गांव की सरकार है। बिल्कुल सर, हम कर रहे हैं, हमारे जो स्तर पे हम काम कर रहे हैं, जो हमें काम करना चाहिए वो हम कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि हम लोग यदि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कहें या किसी भी कोर ग्रुप कमेटी सदस्य को हम कहें तो वो हमारे अधीन ही नहीं है, हमारा क्यों कहना मानेंगे। बाकी हम प्राइवेट रूप से जो हमारे जो वार्ड पंच हैं या जो मौजूदा लोग हैं उनको या युवा हैं उनको साथ लेकर के हम काम कर रहे हैं। लेकिन जो सरकार की जो गाइडलाइन है या सरकार के जो निर्देश है वो ऐसा निर्देश आए कि स्कूलों में इस जैसे पिछली बार हमने विद्यालय खुलवाए, हमारे जो उपखंड अधिकारी महोदय ने से हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने आदेश दिया और वहाँ उन्होंने कहा कि व्यवस्था कौन करेगा, मैंने कहा हम करेंगे। हमने व्यवस्थाएं की, कोई भी बाहर से व्यक्ति आया उसको हमने विद्यालय में ठहराया, जब वो बिल्कुल ठीक हो गया उसके बाद में उसको घर जाने दिया, हमने उसकी हमने पूरी केयर की। अब ऐसी व्यवस्था है नहीं, जैसी पिछली बार सरकार ने जो व्यवस्था की थी वो व्यवस्था अब की बार है नहीं गाँव में। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर रमेश जोशी भी जुड़े हुए हैं, अतिरिक्त अधीक्षक हैं एमबी हॉस्पिटल उदयपुर के, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर रमेश जोशी, आप ये बताइए कि आखिर पिछली बार जिस तरीके से कोरोना से जो गांव थे वो अछूते थे पहली लहर के अंदर साल 2020 में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी, लेकिन इस बार दूसरी लहर के अंदर जो गांव है उनमें भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलता जा रहा है। आखिर क्या उपाय बतौर चिकित्सक आप मानते हैं कि किस तरीके से जो कोरोना का संक्रमण है वो गांव में ना फैले, उसके लिए क्या उपाय अपनाए जाने चाहिए? गांव का जो व्यक्ति है वो कई सारी चीजें खरीदने के लिए शहर आता है या आसपास के बड़े कस्बे में जाता है, तो ये व्यवस्था की जाए कि वहां पर छोटी छोटी ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर उनके दैनिक उपभोग की चीजें हैं वो गांव के स्तर पर ही उपलब्ध हो। फिर जो मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गांव में पहले के बजाय बहुत ज्यादा मजबूत है। आशा कर्मी वहां पे हैं, एनएम्स हैं, एलएचयूज हैं, डिस्पेंसरीज हैं, रूरल जो डिस्पेंसरीज हैं वो, तो इनके पूरे स्टाफ को मोबिलाइज किया जाए और वो सभी जगह जाकर के इस चीज का प्रचार करें कि आपको हाथ धोना है, मास्क पहनना है, डिस्टेंसिंग करना है। उन लोगों को शिकायत पे अगर मास्क नहीं है तो जो महिलाएं हैं जो ओढ़ना ओढ़ती है उस ओढ़ने को अच्छी तरह से मुंह के ऊपर बांधे हैं, और जो पुरुष लोग हैं वो गमछे को है या फेंटा है या साफा है या पगड़ी है उसके कपड़े को मुंह के आगे बांधे हैं, और इस तरह से उनको शिक्षित करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। दूसरा, गांव वालों के अंदर एक ये चीज बैठी हुई है कि कोरोना है वो शहरों की बीमारी है, पिछले साल नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा, और शायद यही जो गलती थी सोच की, उस सोच ने इस कोरोना को गांव तक पहुंचा दिया। वर्तमान जो स्ट्रेन है जो सेकंड लहर के अंदर है वो बहुत तेजी से फैल रही है, उसकी जो संक्रमण की जो दर है वो बहुत ज्यादा है, तो वो बहुत तेजी से फैली और उसने बहुत तेजी से लोगों को बीमार भी किया। गांवों में एक सबसे अच्छी बात ये होती है कि घर बहुत छोटे छोटे होते हैं लेकिन दूर दूर होते हैं, तो लोगों को ये सिखाया जाए कि घरों के बाहर खाट डाल करके रात को जो है वो सोना वगैरह है वो उन खाट पे या खेतों में किया जाए, दूर दूर आ जाए, तो ये बड़ा आसान है गाँव में शहरों के बजाय। लेकिन गाँवों के जो घर है वो घर बहुत ज्यादा छोटे छोटे हैं, तो अगर वो घरों में ही रहते हैं तो संयुक्त परिवार गांव में ज्यादा है, तो ओवर क्राउडिंग जो है या भीड़ भाड़ जो है वो उन घरों के अंदर हमारे मेडिकल के एंगल से भीड़ भाड़ कहलाती है वो। तो उन लोगों को अधिकतर को ये कहा जाए कि बाहर घरों से बाहर सोया जाए, दूर दूर तक जो खाट डाले जाए डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, या जिनके खेत है जिनमें फसल है जिनको रुखवाली करनी है अधिकतर लोग खेतों की तरफ चले जाएं, तो ये कुछ कारगर उपाय हो सकते हैं। फिर ये जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है इससे जो सर्विलेंस है उसको और मजबूत किया जाए। अल्टीमेटली जो हमारा सर्विलेंस है वो वीक पड़ रहा है, उस सर्विलेंस के माध्यम से हम केसेस को बहुत जल्दी डिटेक्ट करें, जल्दी डिटेक्ट करके फिर उनको आइसोलेट करें, और कुछ को अगर आवश्यकता है तो हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी और रेफरल टू द हायर सेंटर्स, जो बड़े सेंटर पे भेजने की जो व्यवस्था है। अभी जो सज्जन बात कर रहे थे मैं उनसे पूरा सहमत हूं कि गांवों में जो मृत्युभोज वगैरह होते हैं बहुत बड़े पैमाने पे होते हैं, शादी समारोह भी बड़े पैमाने पे होते हैं, अगर और भी किसी तरह का रात्रि जगह वगैरह है तो वो भी बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठा होते हैं।
और वो बड़े पैमाने पे इकट्ठा इसलिए होते हैं कि उनका ये मानना कि हमारे यहाँ तो कोरोना है ही नहीं। अभी भी मेरी कई सारे ग्रामीणों से जो बातचीत होती है तो वो सभी ग्रामीण यही कहते साहब ये तो शहर वालों की बीमारी है, गांव में तो कोरोना भी आया ही नहीं। तो उनके मन में ये बात बैठानी पड़ेगी हमारे मेडिकल के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, हमारे रेवेन्यू के इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, जैसे पटवारीज हैं, जो सचिव लोग हैं, जो और भी इस तरह की जो मशीनरी के जो लोग हैं, चाहे टीचर्स हो, प्राइमरी स्कूलों के टीचर्स हो, सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स हो, मिडिल स्कूल के टीचर्स हो, उनके माध्यम से ये प्रचार करवाने की जरूरत है कि अब कोरोना केवल शहरों की बीमारी नहीं रहा, गांवों में बहुत तेजी से फैल रहा है। तेजी से फैलने के साथ इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा है और इसके बचाव के उपाय ये हैं। तो हम काफी कुछ गांव में भी संक्रमण को रोक सकते हैं। डॉक्टर रमेश जोशी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ में डॉक्टर हिमांशु जैन भी जुड़े हुए हैं, एमडी आयुर्वेद हैं, उनका रुख करते हैं। हिमांशु जैन साहब, आखिर कहां चूक हमसे हो गई कि उसके कारण शहरों में जो कोरोना का संक्रमण था वो अब गांवों तक पहुंच चुका है? क्या शिक्षा की कमी आप इसे मानते हैं या संसाधनों की कमी मानते हैं? आखिर क्या कमी है जिसके चलते जो गांव है वो भी अब संक्रमण का शिकार होते नजर आ रहे हैं यहाँ पर? जी नमस्ते। ये बात आपने बिल्कुल सही कही और जैसा डॉक्टर रमेश ने भी, सर ने भी बोला कि इसमें कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की कमी और लोगों में जागरूकता की कमी अपने लिए सबसे ज्यादा, जो ग्रामीण परिवेश में सेकेंड वेव आई है, इसमें बहुत सारे मरीज उसमें एक साथ संक्रमित हो रहे हैं। उसमें एक दूसरा कारण ये भी जो मुझे समझ में आया कि इसमें कभी कोरोना से यदि किसी परिवार में एक जन या फिर एक व्यक्ति यदि उसमें संक्रमित होता है तो उसके साथ साथ में उसके पूरे परिवार वाले उसकी सेवा में, उसको हॉस्पिटल ले जाने में सारे लोग एक साथ लग जाते हैं और वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाते हैं। उसकी वजह से भी वो सारे लोग उसमें चपेट में आते हैं और ये एक इसी वजह से गांव में काफी हद तक ये महामारी फैल रही है। एक दूसरी चीज जो आपने सही कहा कि जागरूकता की कमी, शिक्षा की कमी और लोगों का ये मानना कि ये शहरों की बीमारी है जो गांव में नहीं आएगी, और गांव में ये लगातार एक हद से ज्यादा मात्रा में अभी बढ़ चुकी है और बहुत सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं माइल्ड के जहाँ पे उनके लक्षण होते हैं, बहुत कम तीव्रता के लक्षण होते हैं, उनको वो नजरअंदाज करते हैं कि हमें कुछ नहीं है और वो एक नॉर्मली पैरासीटामोल खा के या फिर कोई भी एक एंटीबायोटिक खा के उसका कम कर लेते हैं बुखार को और उसके लक्षणों को दबाने की कोशिश करते हैं, जबकि वो कहीं ना कहीं अंदर अपने फेफड़ों में उसको 5 से 7 दिनों के बाद में उसके फेफड़ों को संक्रमित करता है और शायद फिर बाद में एक साथ लक्षणों में तीव्रता आने पर वो लोग शहरों की तरफ भागते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें एक समस्या है। साथ साथ में जो अपने संसाधन है, जिसमें यदि मैं आयुर्वेद की बात करूं तो सरकार यदि, जैसे अभी केंद्र सरकार ने अभी एक ट्रायल करवाया पायलट प्रोजेक्ट के तहत कि उन्होंने IS-64 एक जो हमारा मेडिसिन है और IS-64 के साथ साथ में महासुदर्शन घनवटी जिसका एक प्रोमिनेंट कंपोनेंट है चिरायता या कालमेघ, उन सभी में बहुत अच्छे एंटीवायरल प्रॉपर्टीज हैं। तो यदि वो लोग अपने सरकार की तरफ से और संसाधनों को प्रॉपर यूज में लें और आयुर्वेद अस्पताल से आयुर्वेद चिकित्सकों के द्वारा सलाह पे, और यदि वो IS-64 चिरायता कालमेघ तुलसी जैसी दवाओं को यदि यूज में लें तो माइल्ड जो तीव्रता का जो उनको संक्रमण हुआ है वो वहीं तक ही खत्म हो सकता है। लोग कहीं ना कहीं उसको नजरअंदाज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी आयुर्वेद विभाग में भी देखने को मिल रही है, जिसको सरकार को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहिए। जी डॉक्टर हिमांशु, आपको क्या लगता है कि मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ चुका है, गांवों तक पहुंच चुका है, ऐसी स्थिति में उसे रोकने के लिए तुरंत प्रभाव से क्या कदम सरकार को उठाने चाहिए जिससे जो कोरोना पर लगाम है या कोरोना का जो संक्रमण है वो ग्रामीण इलाकों में तुरंत प्रभाव से रुक सके? इसके लिए यदि कोई आप सुझाव देना चाहें। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि जो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने अब आज से ही उन्होंने व्यवस्था की है कि शादियों पर रोक, वो शायद सबसे ज्यादा जो जगराते और जो शादियां जो अपने यहाँ सबसे ज्यादा गांव में हो रहे हैं और लगातार एक बड़ी मात्रा में वहां पे गैदरिंग इकट्ठी हो रही है और लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के, बिना मास्क के वहां पे और बिना कोई सैनिटाइजेशन के वो लोग आपस में गैदरिंग कर रहे हैं और काफी नंबर में इकट्ठे हो रहे हैं। वो शायद वो रुकना चाहिए था और अभी गवर्नमेंट ने उसने स्टेप लिया भी है कि उसको रोका है, पर फिर भी कहीं न कहीं देखना होगा कि जो जितने लोग संक्रमित हो चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो उन लोगों की सेवा में या फिर उन लोगों के जो अटेंडेंस बंदे हुए हैं
जो उनको हॉस्पिटल की तरफ लेके जा रहे हैं वो अपना प्रॉपर तरीके से सुरक्षित रहें और कहीं ना कहीं अपने पूरे संसाधनों को यूज में लें, मास्क अच्छे से लगाएं, सैनिटाइजेशन रखें, प्रॉपर तरीके से खाना खाएं, आयुर्वेद के जो मेडिसिन जो मैं बता रहा था उनका प्रॉपर तरीके से यूज करें तो वो कहीं ना कहीं संक्रमित होने से बचेंगे। और यदि उनमें कम मात्रा में, कम तीव्रता में लक्षण आते हैं तो वो आराम से बच सकते हैं। साथ साथ में जो कहीं ना कहीं इसमें कमी रह रही है लोगों में कि हमने तो नहीं, ये नहीं होगा, उनका ये सोचना रहता है कि मैं तो अभी नवयुवक हूं, मैं तो अभी जवान हूं और शायद मुझे तो ये संक्रमित नहीं कर सकता है। तो शायद सबसे ज्यादा अभी जो कैजुअलिटीज हो रही हैं और जो तीव्र लक्षण वाले पेशेंट आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा नवयुवक ही आ रहे हैं। उनकी कहीं ना कहीं डेथ ऑफ रेट बहुत ज्यादा अभी बढ़ चुकी है। ये कहीं ना कहीं इग्नोरेंस की वजह से, जिसमें समाज को और जो नवयुवक हैं, जो या यंग एज के बच्चे हैं, उन सभी को इस मात्रा में ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल, ध्यान देने की जरूरत है, जागरूकता की जरूरत है। जयराम पलसानिया, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मान लिया सरकार ने कोर ग्रुप का सरपंचों को अध्यक्ष नहीं बनाया, मान लिया सरकार ने लॉकडाउन का जो सुझाव आप लोगों ने दिया था उसको देरी से अमली जामा यहां पर पहनाया, लेकिन ये जिम्मेदारी अब आप लोगों के ऊपर भी आ जाती है, ग्रामीण इलाकों के जो जनप्रतिनिधि हैं उन पर भी आ जाती है कि जो गांवों के अंदर जो शिक्षा की कमी है, जागरूकता की कमी है। जैसे हमारे तमाम जो बाकी के दोनों जो गेस्ट हैं वो बता रहे थे कि लोग अभी भी ये मान रहे हैं कि गांव में तो कोरोना है ही नहीं, कोरोना है ही नहीं, इस तरीके की बातें भी लगातार सामने आ रही है। तो आप लोगों के सामने भी बड़ी चुनौती है कि आखिर जो ग्रामीण जनता है, ग्रामीण है, उनको किस तरीके से आप लोग जागरूक करेंगे? सर देखिए सर, जो ये शादी विवाह हो रहे थे, अभी डॉक्टर साहब ने बताया, बिल्कुल सही थी ये बात कि गांव में जो धार्मिक आयोजन होते हैं या शादी विवाह होते हैं उसमें कोरोना गाइडलाइन की पालना नहीं होती है। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी ये पालना ही नहीं होती है। अभी जो शादी विवाह पे रोक लगाई है सीएम साहब ने, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा गाँव में, बहुत ही ज्यादा इसका प्रभाव पड़ेगा। और ये डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, गाँव में लोग अभी काढ़ा ले रहे हैं और काफी लोग तुलसी वगैरह का जो काढ़ा है ये काढ़ा ले रहे हैं। गांव में संक्रमण बहुत ज्यादा है, बाकी काफी लोग इस काढ़े की वजह से, इम्यूनिटी पावर ज्यादा होने की वजह से ठीक भी हो रहे हैं। गांव से वही लोग डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं कि जो ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा सीरियस हो जाते हैं या उनको लगता है कि अभी मेरे बहुत ज्यादा ही तकलीफ है, हमें दिखाना ही पड़ेगा, वो ही जा रहे हैं। बाकी काफी लोग अपने आप रिकवर हो रहे हैं और हम लोग पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब ये लॉकडाउन लगने के, संपूर्ण लॉकडाउन जब लगेगा, ये लग जाएगा, उसके बाद में हम गांव की सीमाएं सील करेंगे और गांव में जो बाहर से लोग आएंगे, हम उनको यदि सरकार आदेश करती है तो ठीक है, नहीं हम लोग भी अपने स्तर पर उनका अलग से क्वारंटाइन करेंगे। पैसा भी कोई खर्च होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम गाँव से चंदा इकट्ठा करेंगे। इसके लिए गाँव में कोई भी किस तरह की खाने पीने की समस्या रहती है तो उसके लिए भी गाँव में, आज भी गाँव में एक दूसरे का सहयोग रहता है। पड़ोसी के घर में यदि सब्जी नहीं है तो दूसरा पड़ोसी उसको सब्जी दे देता है। तो कॉरपोरेशन की जो भावना है गांव में आज भी है। गांव के लोग कहीं भी किसी को भी भूखा नहीं सोने देते हैं। कहीं हमें लगता है कि गांव में किसी के अनाज की समस्या है तो एक नहीं, गांव में 10 आदमी उसको अनाज देने के लिए चले जाते हैं। जयराम पलसानिया जी, आप कह रहे हैं सहयोग की भावना रहती है, लेकिन कोरोना संक्रमण की इस चैन को तोड़ने में सहयोग कहां पीछे चला गया? क्या पहले जागरूकता अभियान जो आप लोगों को समय रहते चलाया जाना चाहिए था सर गांव से, उसमें आप लोग उसमें कहीं आप लोगों की वजह से देरी हो गई? क्योंकि पिछली बार की यदि मैं 2020 की बात करूं, 2020 की मैं बात करूं तो जिस तरीके से कोरोना संक्रमण आया था तब गांव के लोग इतने जागरूक थे कि शहर के लोग जब गांवों की तरफ जाने लगे तो गांव के लोगों ने बाकायदा अपने जो सड़क मार्ग थे उनको जेसीबी से खोद दिया था। कई इलाकों की तस्वीरें सामने आई थी जहां की जो सड़क का जो संपर्क था वो तक तोड़ दिया था। बिल्कुल सही है, वो इसलिए तोड़ दिया था कि वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन था और उसमें गवर्नमेंट का आदेश भी था। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे यहाँ एसडीएम साहब का आदेश था कि बाहर से कोई भी आता है उसको स्कूलों में आप क्वारंटाइन करेंगे, उसका खर्चा आप वहन करेंगे। हमने स्कूलों में क्वारंटाइन किया, उसका खर्चा वहन किया। आज वो आदेश नहीं है सर, सरकार का हमारे को पूरा सहयोग था। हम जब भी गाँव की सीमाएं सील करते थे तो प्रशासन का पूरा सहयोग रहता था, तो वो चीजें आज है नहीं। सरकार का जिस हिसाब से सहयोग होना चाहिए गांव में वो नहीं है सर। हम लोग हमारे हिसाब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम हमारे हिसाब से लोगों को समझा रहे हैं। बाकी प्रशासन का जो एक सहयोग मिलना चाहिए था पिछली बार की तरह, वैसा नहीं है। हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम आपको फिर बताना चाह रहे हैं कि गाँव में यदि आज भी विद्यालय खोल दिए जाएं
और यदि सरकार इस तरह का आदेश करे कि बाहर से कोई भी व्यक्ति आए उसको वहां क्वारंटाइन किया जाए, और ये शादी विवाहों पर पूर्ण रूप से रोक अभी सरकार ने लगाई दी, तो आप देखो चलिए 15 दिन के बिल्कुल बाद में गांव में संक्रमण आप बने बिल्कुल रहिए जयराम नील हो पलसानिया जी, जाएगा। आप बने रहिए। हम डॉक्टर रमेश जोशी का रुख करते हैं एक बार फिर से। डॉक्टर रमेश जोशी, आप सुन रहे थे जयराम पलसानिया को भी, आपकी बातें भी हमने शुरुआत में सुनी कि लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को भी सख्त रुख यहां पर जो है वो अख्तियार करना पड़ेगा, तभी गांव में संक्रमण रोका जा सकता है। आपको क्या लगता है? सख्त रुख के साथ मेरा एक सोचना है कि गांवों में जो डेफिशिएंसी डिजीज हैं, जैसे विटामिन ए की कमी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी, विटामिन सी की कमी, विटामिन D3 की कमी, D3 तो इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन प्रोटीन की कमी, ये जो डेफिशिएंसी डिजीज है, माल न्यूट्रिशन है, उसको भी जो हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मदद से इम्प्रूव किया जाना चाहिए। अगर आप कोरोना के ट्रीटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो सभी बीमारों को ये सारे विटामिन दिए जा रहे हैं और ठीक होने के बाद में हाई प्रोटीन डाइट की राय दी जा रही है। तो गाँवों में भी इस बात को अभी से पहुंचाया जाना जरूरी है कि अगर मजबूत वो व्यक्ति होगा तो बीमारी से लड़ भी अच्छी तरह से पाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। तो जो आदमी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से मजबूत होगा, तो ये विटामिन्स वगैरह, प्रोटीन है, जो डाइट संबंधी जो डेफिशिएंसी डिजीज है, इनको अगर करेक्ट किया जाए तो काफ़ी कुछ कोरोना से लड़ने में और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में हमें मदद मिलेगी। तो हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आयरन बांटता है, कैल्शियम बांटता है, बाकी सब जो टीके वीके लगाता है, उसका भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए और इन चीज़ों को गाँवों तक पहुँचा करके, ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंदर ये सब चीज़ें भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन शायद हम इनको ठीक से लोगों में पहुंचा नहीं पा रहे और उनको ये बता नहीं पा रहे हैं कि ये चीज़ें आपको इस बड़ी महामारी से भी काफ़ी हद तक बचा सकती है। और प्रोटीन में क्या खाया जाना चाहिए, जैसे कई सारे गाँव में नमक से रोटी खा ली जाती है, नमक और मिर्ची के साथ या छोटी मोटी चीज़ों के साथ जो भोजन किया जाता है, तो उन लोगों को दालों के बारे में बताया जाए कि दालों का सेवन अति आवश्यक है प्रोटीन के लिए। अभी तक कई सारे गांवों में केवल मक्का खाया जाता है। तो ये जो एक तरह का जो अनाज है वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है। विटामिन्स और मिनरल्स की तो सदा कमी रहती ही है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि इन चीज़ों को करेक्ट किया जाना चाहिए, गांव तक पहुंचाया जाना चाहिए, गांव के लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से, डिस्पेंसरीज से ले जाएं, उनको कंज्यूम करें और अपने आप को स्वस्थ रखें। व्यायाम उनके पार्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट है, जो वो मेहनत करते हैं वो उनको निश्चित रूप से शहरों के ऊपर साबित करती है कि वो मेहनती लोग हैं, दुबले पतले लोग हैं, मोटापा वहाँ नहीं है। जो ओवरवेट की जो समस्या है, जो कि अभी इस बार सबसे गंभीर समस्या देखिए, सबसे ज़्यादा जो गंभीर बीमार हैं कोरोना के, वो ओवरवेट पेशेंट्स में देखे गए और मोर्टेलिटी भी ओवरवेट पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा रही। उसका कारण ये रहा कि उन्हीं लोगों को डायबिटीज़ हुई, उन्हीं लोगों को हाइपरटेंशन हुआ, उन्हीं लोगों को थायराइड की प्रॉब्लम हुई, उन्हीं लोगों को और समस्याएं भी हुई। तो जो मजबूत कद काठी के जो लोग हैं, काम करने वाले हैं, मेहनती लोग हैं, वो गाँव में ज़्यादा है। ये उनका एक सशक्त पार्ट है, लेकिन जो वीक पार्ट है उसको भी कवर करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, सशक्त पार्ट अपनी जगह है, लेकिन जो कमजोर पक्ष है गांवों का, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। हम एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर हिमांशु जैन का, उनके पास चलते हैं। डॉक्टर हिमांशु, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि बार बार बातें वहीं पर आकर अटक जाती है कि लोगों में वहां शिक्षा की कमी, जागरूकता की कमी, सरकारी योजनाओं की लाभ किस तरीके से लिया जाए, या जैसे मुफ्त दवा योजना की बात है तो उसका किस तरीके से वो लाभ हासिल कर सकते हैं, इन तमाम चीजों की उनके पास जानकारियां नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ी चुनौती जो है वो प्रशासन के सामने, सरकार के सामने, या फिर तमाम लोगों करके उठा लीजिए बड़ा